दीदी दीजिए ना, पराठे मैं बेल देती हूँ, कहते हुए स्नेहल अपनी जेठानी सावेरी के हाथ से बेलन लेने लगी। अरे नहीं स्नेहल, मैं कर लूँगी, तुम अपना नॉवेल पूरा कर लो, इस समय तो तुम पढ़ती हो, कहते हुए सावेरी ने स्नेहल के हाथ से बेलन ले लिया और पराठे बेलकर सेकने लगी। स्नेहल को अच्छा नहीं लगा, धीरे से बोली, दीदी आप तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती, क्या मैं पराई हूँ? मेरा भी दिल करता है कि आप सबके साथ हंसूं बोलूं, आपका हाथ बटाऊं, लेकिन आप तो नहीं रे, तू तो हम सबको बहुत प्यारी है, देखती नहीं पापा जी सबसे तेरी प्रशंसा करते नहीं थकते। सावेरी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हल्की सी चपत लगा दी। तो फिर दी, मोनू और किन्नी मुझसे दूर क्यों रहते हैं? स्नेहल रुआसी हो गई। इसकी कोशिश तो तुझे ही करनी होगी ना कि मुझे, सोचती हुई वह अपने कमरे में चली गई। स्नेहल ठाकुर परिवार की छोटी बहू थी। उसके ससुर शंभू ठाकुर की शहर के मेन मार्केट में कपड़े की बड़ी दुकान थी। लगन और त्योहारों के अवसरों पर तो उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। पत्नी सुनाया सुगढ़ गृहिणी थी। अपनी तपस्या से उन्होंने अपने घर को संवारा और तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान भी बनाया। बड़ा बेटा राजेश ग्रेजुएशन करके पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगा और छोटा अजय नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनकर आया तो उसने अपने शहर में ही नौकरी करना पसंद किया। उसका मानना था कि अपनों के साथ रोटी खाने में ही सुख है, दूर रहकर कोई मज़ा नहीं। राजेश की शादी सुनाया जी ने अपने मायके से संबंधित परिवार में कर दी थी। बहू सावेरी उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी थी। पोती किम्मी को हाथ पकड़कर चलना ही सिखा पाई थी कि भगवान के घर से उनका बुलावा आ गया। शंभू ठाकुर के लिए पत्नी के बिना जीवन काटना बहुत मुश्किल लगने लगा था, लेकिन सिर पर जवान बेटी माही बैठी थी। उसी समय से सावेरी बहू पत्नी के साथ साथ देवर ननद की माँ भी बन गई थी। माही की भी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। माही की शादी के बाद सावेरी ने ससुर जी से कहा कि अब अजय का भी विवाह कर देना चाहिए। लड़की उसी की तरह ही सुशील और शिक्षित होनी चाहिए। ठाकुर जी ने अपने मित्रों के बीच अजय की चर्चा की। तब उनके एक मित्र ने बताया कि हमारे परिचित वीरेंद्र जी जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके अजय को बहुत पसंद करते हैं, आप कहें तो बात चलाएं। अगले दिन ही वीरेंद्र जी अपनी पत्नी के साथ शंभू ठाकुर जी के घर आ गए। स्वागत सत्कार के बाद वीरेंद्र जी बोले कि हमारी दो बेटियां हैं, एक अपने ससुराल में है और दूसरे स्नेहल को आपके घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें आपका अजय बहुत पसंद है। ठाकुर जी बोले कि ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन हमारा परिवार मध्यवर्गीय है और आप लोग रिश्ते पैसों से नहीं प्यार से बनते हैं। ठाकुर जी, हमें तो आपका परिवार पसंद है, आप भी एक दिन आकर हमारी बेटी से मिल लीजिए। वीरेंद्र जी की पत्नी बोली। राजेश और सावेरी ने भी उनकी बात का समर्थन किया तो अब शंभू बाबू को ना कहने की कोई गुंजाइश ही न थी। 2 दिन बाद शंभू बाबू भी सपरिवार वीरेंद्र जी के घर पहुंच गए। अजय और स्नेहल ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और महीने भर बाद शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। इस तरह स्नेहल ठाकुर परिवार की छोटी बहू बन गई। ससुराल में स्नेहल को बहुत प्यार मिला। जेठानी के बच्चे भी उससे हिल मिल गए। शादी के 6 महीने बाद ना जाने कैसे उसके ससुर के कारोबार में घाटा होने लगा। कल तक जहाँ ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, वहाँ सन्नाटा सा छाए रहने लगा।
व्यापारियों का भुगतान करने के लिए राजेश को कर्ज लेने पड़ गए। उसी समय पड़ोसी रिश्तेदार उसके ससुर को कहने लगे कि आपकी नई बहू के पाँव अशुभ है। उसके कदम घर में पड़ते ही आपकी दुकान में तो कर्जदारों की लाइन लग गई। जवाब में ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जीवन में सुख दुख लाभ हानि तो लगी ही रहती है। बहू के आने से भला इसका क्या संबंध, और मेरी दोनों बहू मेरे घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी अशुभ नहीं होती है। घर में जब आर्थिक तंगी होने लगी तब सावेरी ने एक्स्ट्रा खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। पति को अपने जेवर देते हुए वह बोली कि किसी का उधार सिर पर रखना उचित नहीं है, इन्हें बेचकर सब चुका दीजिए। बच्चे कुछ मांगते तो वह प्यार से समझा देती थी। यह सब देखकर स्नेहल को लगा कि कहीं मुझसे भी जेवर ना मांग ले। बस तभी से उसने सबसे किनारा करना शुरू कर दिया। वह अक्सर मायके में ही रहने लगी। उसकी मम्मी ने उसे समझाया भी कि इस दुख की घड़ी में तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, परंतु उसने हंसकर टाल दिया। मायके पर आई विपत्ति को सुनकर माही भी आई। स्नेहल उसके साथ भी ठीक से पेश नहीं आई। स्नेहल का नकारात्मक रवैया देखकर अजय ने उसे समझाने का प्रयास किया कि हम सब एक परिवार है और दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे का संबल बनना चाहिए। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से भाई भाभी को कितना दुख पहुंचता होगा, सोचा भी है। लेकिन स्नेहल ने उसकी बात को भी अनसुना कर दिया। दुख की इस घड़ी का सामना शंभू ठाकुर के परिवार ने एक साथ मिलकर किया और कुछ महीने बीतते बीतते फिर से उनके दुकान पर रौनक होने लगी। ग्राहकों की भीड़ होने लगी और व्यापारियों का कर्जा भी चुक गया। उनके परिवार के सदस्यों के चेहरे फिर से खिल उठे। अब स्नेहल भी सभी के साथ मेल मिलाप करने लगी, लेकिन मोनू और किमी उससे किनारा करने लगे। वह किचन में जाती तो सावेरी मुस्कुरा कर कहती, रहने दे छोटी, तू आराम कर। अजय भी उससे खींचे खींचे से रहने लगे थे। उसने अजय से पूछना भी चाहा, लेकिन वह कतरा कर ऑफिस चला जाता। एक दिन जब स्नेहल मायके गई तो बेटी का उदास चेहरा देखकर उसकी मम्मी पूछ बैठी। तब उसने रोते रोते बताया कि घर में कोई उससे बात नहीं करता, और तब उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि खुशियों का पैसे से कोई संबंध नहीं होता है। अपनों का साथ और प्यार मिले तो हर दुख सुख में बदल जाता है। वो देख मीला को कैसे अपनी ननद को दिलासा दे रही है, और तूने क्या क्या अपने ससुराल वालों को विपत्ति की घड़ी में अकेला छोड़ दिया। भौतिक वस्तुएं तो क्षण भर का सुख देकर फिर दुख का कारण बन जाती है। देख बेटी, सच्चा सुख तो अपनों का साथ निभाने से ही मिलता है। स्नेहल ने देखा कि मीला फ़ोन पर बोल रही थी। जीजी, आप चिंता ना करो, मनी अपने मामा की इकलौती भांजी है। आपके भाई ने सब इंतजाम कर लिए हैं और हम भी। उससे अब सुना नहीं गया। अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैंने खुद अपनी खुशियों में आग लगाई है। बेटी की आंखों से आंसू पोंछते हुए भी बोली, सुख दुख तो अपने हाथ में होता है बेटी। एक बार तू उनके साथ उधार बन के तो देख, फिर तुझे सुख की अनुभूति होने लगेगी। अपनों की तरफ अपनी बाँह तो फैला। अपनी माँ की बातों को गांठ बांध कर स्नेहल जब अपने ससुराल आई तो जेठानी का हाथ बटाना चाहा और उनसे अपना दुख साझा किया।
जवाब में सावेरी ने उससे कहा कि पहल तो तुम्हें ही करनी है। अब वह सोचने लगी कि पहल मुझे करनी है। मम्मी कहती है सब अपने हाथ में है, लेकिन कैसे? तभी उसे कुछ याद आया तो उसके होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। फिर तो वह अपने अभियान में जुट गई। उसने अपने पर्स से 2 डेयरी मिल्क निकाले और बच्चों के कमरे में गई। चाची को देखकर दोनों मुस्कुराए। फिर कुछ याद आते ही नज़रें झुका ली और अपने अपने पाठ याद करने लगे। मोनू एक कविता याद कर रहा था। स्नेहल उसके साथ साथ बोलने लगी, बच्चे हैं ना, कब तक अपनी चाची से रूठे रहते। चॉकलेट देखकर अपनी चाची से लिपट गए। तब उसे लगा जैसे धरती पर ही उसे स्वर्ग सा सुख मिल गया हो। अगले दिन से तो रिम्मी कहने लगी, चाची मेरे लिए चीज़ सैंडविच बनाइए, और मोनू कहता मेरे लिए पनीर सैंडविच। स्नेहल किचन में नाश्ता तैयार करती और सावेरी उसे प्यार से निहारती। घर का खुशनुमा माहौल देखकर ठाकुर बाबू तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जैसे एक लंबी काली गहन दुखों वाली रात के बाद उनके घर में सुख के सवेरे का आगमन हुआ हो। एक दिन माही आई हुई थी। उसने स्नेहल से कहा कि भाभी पालक कढ़ी बनाइए ना, पापा को बहुत पसंद है। वह बेसन घोल रही थी कि तभी उसके मायके से फ़ोन आ गया। उसके हाथ तो बेसन से सने हुए थे। उसने माही से कहा कि वीडियो कॉल ऑन कर दे। स्क्रीन पर मम्मी को देखते ही वह चहक उठी। मम्मी देखिए, अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ की आंखें खुशी से छलछला उठी। बेटी मायके से अधिक अपने ससुराल के सुख दुख और उसके महत्व को समझे, यही तो हर माँ बाप चाहते हैं। यह सच है कि अपनों का साथ हो तो इंसान हर दुख का सामना हंसते हंसते कर लेता है, और यह भी सच है कि अपने रूठे हो तो हर सुख फीकी लगती है। स्नेहल ने अपने प्यार और समर्पण से रूठों को मनाकर अपने दुख को सुख में तब्दील कर लिया, क्योंकि सुख दुख तो मनुष्य के अपने हाथ में होता है। लेकिन स्नेहल ने जो गलती की थी उसको एहसास हुआ और उसने अपनी गलती सुधारा भी। हमारी सबसे बड़ी अच्छाई यही है, अगर आपसे गलती हुई है तो उसको मानो और सुधारने की कोशिश करो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।